तरफ RS प्री का रिजल्ट आ गया, RS मेंस की तैयारी करेंगे लोग, उनके लिए देखो RS मेंस के लिए तो अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। जो जिस तरह के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसके अनुसार चैप्टर वाइज क्वेश्चंस खुद फ्रेम करें, या कहीं से आपको फ्रेम करे हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं तो लिख लिख के प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब तक आप कितना ही रट लें, कितना ही पढ़ लें, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। 20 शब्द वाला क्वेश्चन है तो उसको आप 30-35 तक दे सकते हैं, बट वो रेलेवेंट होना चाहिए। अनावश्यक शब्द लिखते हैं तो नंबर कटते हैं। अगर 20 शब्द के प्रश्न में आप 30-35 शब्द भी लिख देते हैं लेकिन वो सारे रेलेवेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 शब्द में ही लिखें, लिख सकते हैं अपन, बट उस पर रेलेवेंस होना चाहिए। 50 शब्द के हैं तो 75-80 भी आपने लिख दिए, वहाँ इतनी जगह होती है कि आराम से आप 80 शब्द लिख सकते हैं। पर आपको फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, जो चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से लिखना चाहिए। RS परीक्षा मेंस के लिए क्या पढ़ना है? जनवरी में मेंस की डेट भी बता दी इन्होंने, RPSC ने 27-28 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो जो भी चारों पेपर हैं, चारों पेपर में 3-3 पार्ट करके ऐसे 12 पार्ट हैं, लगभग 16 सब्जेक्ट हैं। तो अब महीने हमारे पास 3 बचे हैं, तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए कि हमको हर सब्जेक्ट को 7 दिन में फिनिश करना है। 7 दिन में एक सब्जेक्ट को, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो फिर हमको रिवीजन के लिए भी समय चाहिए। अभी जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको 1 सप्ताह में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, तो जब क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो जो मैटर है वो भी आपको याद हो जाएगा। और आपको जब हम लिख के पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो हमारी जो मेमोरी है उस मेमोरी में वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है। जब भी हम परीक्षा में आंसर लिखने बैठेंगे उससे मिलता जुलता प्रश्न भी आ जाता है तो हमें वो चीज़ याद आ जाती कि हमने उसको वैसा लिखा। कई बार तो वो पेज ऐसे कैसे हमारे जेहन में आ जाता है वहाँ पर। तो जब तक अपन लिख के नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ने से ये चीज़ें स्थायी नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ के अपन आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब हमको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है तो जो चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रैक्टिस इस तरह से करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखें पहले, फिर अगर बचता है समय या वर्ड्स लिमिट तो अपन दूसरी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन लिखना रेलेवेंट चाहिए उसमें। और ऐसा नहीं है, 3 महीने का टाइम कम नहीं होता है, बट बात यह है कि आप कितनी डिवोशन से उसमें काम करते हैं। सब्जेक्ट आगे, विषय आगे के महाराणा प्रताप पे एक लेख लिखिए। अब क्या लिखेंगे? महाराणा प्रताप 21 जून या फिर 18 जून? ये तो 18 जून है। वो ये ऐसी चीज़ें मान लेते हैं क्योंकि सरकारी जो प्रकाशन है, कुछ पुस्तकों में 18 लिखा हुआ है, किसमें 21 लिखा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर अंत तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो लिखनी चाहिए इसमें। अब महाराणा प्रताप की ओर ले है, आप बहुत बड़े राजस्थान के विद्वान हो तो मैं पूछ लेता हूँ, महाराणा प्रताप माने अकबर माने? आपके हिसाब से, आप तो विद्वान हो हिस्ट्री के। महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से नहीं की जा सकती कि महाराणा प्रताप ने तो अपना जीवन केवल राष्ट्र के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए खपाया है। अकबर तो एक बाहरी व्यक्ति था जिसने अपना राज्य फैलाने के लिए कई युद्ध लड़े और कई लोगों को मतलब क्या कहें अपन, मतलब आप इतिहास से जानते हैं। हाँ, वो हुई हत्याएं हुई, उसमें युद्ध में हत्याएं होती है। हाँ, बट महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बहुत अलग है उनसे। नहीं, आपने बाहर के अकबर का भी तो जन्म लाहौर में तो हुआ था। लाहौर से भारत का वो क्लेन जो वो हैं थे तो बाहर के ही, वो जन्म चाहे वहाँ वो, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आके जन्म सकता है, बट उनका जो उद्देश्य था वो केवल अपना राज्य फैलाना था। और इसके लिए उन्होंने ये जो भी तरीके अपनाए, सब तरीके से अपनाए। महाराणा प्रताप का जो उद्देश्य था वो केवल अपनी जन्मभूमि और अपने जो प्रजा थी उसकी रक्षा करना था। तो मान किसे माने? महाराणा प्रताप ज़्यादा मान? हाँ बिल्कुल, कोई दबाव में नहीं कह रहे। हाँ, पर वो दिल्ली का बादशाह था, ये तो मेवाड़। उससे नहीं फर्क पड़ता, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो उद्देश्य और उनका जो डिवोशन था वो ज़्यादा महाराणा प्रताप का ज़्यादा, उसकी कोई तुलना अकबर से नहीं कर सकते। अब राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा में 5 विकल्प दे दिए, आपकी क्या राय है? 5 ऑप्शन दे दिए। ये तो खैर देखो ऐसा है, इसमें बच्चे का तो कोई वो नहीं है। 5वां विकल्प RPSC ने इसलिए दिया है कि वहाँ पे कोई जो गड़बड़ होती थी उससे बचाव के लिए। तो ये तो खैर एक नया नहीं, सरकार से तो अपने नहीं फर्क पड़ेगा। बात यह है कि सिस्टम को सुधारना और सिस्टम को सुधारने के स्थान पर विकल्प दे देना, जब गड़बड़ होती है तो कुछ भी कर लो।
पांचवा विकल्प को भी चेंज कर लेगा। जो जिसको कुछ करना है वहाँ पर जाकर वो कुछ भी कर सकता है, वो हाथ लंबे होते हैं उनके। बट ठीक है, अब सरकार ने कुछ हो सकता है इससे कुछ फ़र्क पड़े। जो गड़बड़ पहले कभी हुई होगी तभी आरपीएससी ने अगर पांचवा विकल्प दिया है तो क्यों दिया, उसने कुछ गड़बड़ होती होगी वहाँ पे तभी दिया। हो सकता है उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ये अल्टीमेट इसका इलाज नहीं है। अल्टीमेट इलाज सिस्टम को सही करना। ये सिस्टम बेकार है। बेकार नहीं कह रहा मैं, बेकार नहीं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे जो भी गड़बड़ हो रही थी, मान लीजिए वो सुधार हो गया, उसमें 50% सुधार हो गया, लेकिन 100% इसकी वजह से सुधार हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। पर 5 की जगह 4 दे देते, 3 उत्तर दे देते और 1 विकल्प दे देते, ऐसे तो भी ठीक होता था। नहीं, वो देखो ऐसा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मशीन के द्वारा चेक किया जा सकता है, लिखे हुए को आंसर को चेक करना मुश्किल होता है आरपीएससी के लिए भी। फिर अलग अलग लोग चेक करते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा कहने की भाव ये कि जैसे 5 ऑप्शन दे दिए तो उसमें तीनों में 4 उत्तर होते हैं, एक वो होता है विकल्प होता है। हाँ, नहीं करा, कोई सा भी अटेंड नहीं करा। हाँ, तो फिर उनमें तीनों में उत्तर कर देते और एक वो कर देते, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, यूँ आप 4 ऑप्शन कर देते। हाँ, 5 करने की जरूरत ही कहाँ थी? हाँ, ये तो देखो परीक्षा के सिस्टम को, अब वो क्या होता है ना, जब 4 विकल्प में की जगह 3 कर दिए तो 3 में से 33% का उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कर सकते हैं। तो उससे तो बच्चे पे भी क्या ही फर्क पड़ता है भाई, 5वां ऑप्शन 5-2 चाहे 4-2, उस पर बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि उससे जो उद्देश्य है उसका 5 देने का, वो पूरा होगा कि नहीं होगा, ये है बात। और वो उद्देश्य अभी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो काम जिन लोगों को से बचाने के लिए सिस्टम को ये काम शुरू किया गया, वो जल्दी इसका तोड़ निकाल ही लेते हैं कुछ। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं वहाँ पर उनको सुधारा जाए, सिस्टम को सुधारा जाए, न कि मान लीजिए 5 में भी हो गया ये काम, फिर क्या करेंगे? जो सिस्टम पहले चल रहा है वो 5 में भी कर लिया उन्होंने कुछ गड़बड़, तो फिर क्या करेंगे? 6 थोड़ी करेंगे ऑप्शन। तो ये कोई इलाज नहीं है इसका, बट ठीक है। आपको नहीं लगता कि परीक्षा करवाने वाले उनका सिस्टम फेल है, उनको करवाने नहीं आती परीक्षा? फेल तो नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, सब जगह आदमी काम करते हैं, हम भी आदमी हैं, वहाँ भी आदमी करते हैं, लेकिन जब आदमी के मन में कुछ नीयत खराब हो, नीयत क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमाने की जब समझ में आ जाती दिमाग में, तब ये चीज़ें होती है और पकड़ में आते रहे हैं लोग। आरपीएससी का सदस्य अगर इन चीज़ों में लिप्त हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं, किससे बचेंगे? उसको भी सरकार ने ही लगाया होगा, तो अब कहाँ सिस्टम में क्या गड़बड़ है, ये तो सरकार को ही देखना चाहिए कि जिससे कि बच्चों का, कितने बच्चे बेचारे अपना घर बार सब दांव पे लगा के माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, और फिर ये सिस्टम में ये गड़बड़ियाँ होती है तो क्या होगा हमारे, पता नहीं, समझ में नहीं आता। सरकार उन चीज़ों को तो सही नहीं करना चाहती और कुछ ऐसे काम करती है जिनका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। महावीर जी जैन अगर आरपीएससी में बैठ जाए, इनके सुधार कर सकते? देखो ऐसा है, टीएन सेशन साहब थे, चुनाव आयुक्त एक बार बने थे। मेरे ख्याल से अगर उतने शिद्दत और उतने जज्बे के साथ आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है। उन्होंने एक अकेले टीएन सेशन ने पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर दिया था। उन्होंने मतलब चुनाव प्रणाली को उन्होंने एकदम सुधारने का प्रयास किया था और उसमें वो बहुत सीमा तक सफल भी हुए थे, जबकि वो अकेले ही थे। फिर उन्होंने सिस्टम को अपने हिसाब से ढाला। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई अच्छा आदमी बैठता है तो ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता। बात यह है कि वो मन से और ईमानदारी से काम करे। वो कोई भी हो सकता है, महावीर जैन नहीं, कोई भी हो सकता है। और पहले ऐसे थे, पहले लोग थे जिन्होंने बहुत ईमानदारी से काम करा, और जब आरपीएससी की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। अब ठीक है, राजनीतिक नियुक्तियाँ होने लग गई, उसकी कोई क्वालिफिकेशन देखी नहीं जाती है, वोट बैंक देखा जाता है, तो फिर यही होगा, इसका कोई इलाज नहीं। कई बार कहते हैं हमारे बाड़मेर और सांचौर वाले लोग पेपर चोर होते हैं, ये बात सही है या फिर आपके हिसाब से ये विद्वान है, पढ़ाई में है? आपको कैसे देखो ऐसा है, पिछले कुछ सालों से जो पेपर आउट हो रहे हैं उसमें जालोर का नाम जरूर आता है। अब ये क्या है इसका लिंक, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि जालोर, जयपुर और अजमेर, जहाँ आरपीएससी अजमेर में है वहाँ का नाम नहीं आता, जालोर वाले कहाँ से उसमें पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा मेरे। सेकवाड़ी वाले ज़्यादा लोग लग रहे थे, मास्टर वगैरह वो। हाँ, पहले शुरू में तो अब पिछले 2-4 सालों से जालोर का नाम ज़्यादा आता है। पर पहले सेकवाड़ी वाले करते थे, पहले इधर के नाम आते थे। अब
कहाँ से गड़बड़ होती है तो मैं भी कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अजमेर में 18 साल रहा, लेकिन मैं कभी आरपीएससी में कभी काम नहीं पड़ा, क्योंकि अपन दूर ही रहते थे वहाँ से। बट ये सिस्टम में थोड़ा सुधार हो जाए तो मेरे ख्याल से जो बच्चे वास्तव में तैयारी करते हैं अच्छे मन से, उनको फ़ायदा हो। तब आपके पास जो सरकारी नौकरियों में अच्छे लोग आएंगे। ये जो इस तरह के गलियों से आते हैं, मतलब अवैध तरीक़ों से आते हैं, वो लोग जो काम ही इस तरीके से आ रहा है तो वो काम आके भी वैसे ही करेगा, तो फिर सिस्टम सुधरेगा कैसे? आपकी ओर से दर्शकों को और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हो? भाई देखो, ऐसा है बच्चों कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी परीक्षाएं मेरे ख्याल से चुनाव से पहले होंगी नहीं, डेट्स भी आ गई हैं। आरपीएससी और बोर्ड ने, जो अधीनस्थ बोर्ड है, आपके पास अच्छा समय मिल गया है। इस समय को पूरे मन से अच्छी तरह से अपने लक्ष्य में लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मन से पढ़ाई करते हैं तो आपको लक्ष्य में सफलता ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। बट अपने में खुद में कमी रहती है, तभी हम पीछे रह जाते हैं। पूरे मन से करें, अच्छी तरह करें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। रिवीजन ज़रूर करें, रोज़ाना रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें, पूरा कोर्स होने के बाद वापस रिवीजन करें। एक हल्की किताब को अगर 10 बार पढ़ते हैं आप और अच्छी 10 किताबों को एक एक करके पढ़ते हैं तो वो हल्की किताब ज़्यादा अच्छी, 10 बार जिसको पढ़ा आपने, क्योंकि उससे जो पढ़ा कम से कम आप उतना तो कर पाएंगे। और आपने 10 बहुत अच्छी किताबें, लेकिन आज ये पढ़ रहे, कल ये पढ़ रहे, परसों वो पढ़ रहे, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसलिए ये है, किताबें बहुत कम रखें। जहाँ परेशानी आती हो वहाँ अपन रेफरेंस देख सकते हैं, लेकिन पास होने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए 100 में से 100 लाना ज़रूरी नहीं होता। आरएस में जो अभी मेरिट गई है वो मेरे ख्याल से 100 नंबर पे गई है, 150-200 प्रश्न में से 50% गई है। तो सिलेक्शन होने के लिए 100 नहीं आना ना। ऐसे ही जब 70-75 में सब मेरिट सिमट जाती है फाइनल सिलेक्शन में, तो हमको किताबें अच्छी पढ़नी चाहिए, लेकिन लिमिटेड पढ़नी चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, तब सफलता ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं लक्ष्य बुक बहुत बड़ी आ रही है? हमारा प्रयास तो यही रहता है, हम कहते भी हैं बच्चों से। हाँ, इसमें कोई कमी नज़र भी आती तो हमने दे भी रखे हमारे नंबर के, आपको कहीं सुधार की ज़रूरत हो तो बच्चे हमें बताते हैं, हम उसमें सुधार भी करते हैं। कई बार त्रुटियाँ रह जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक रह जाती है, हाँ रह जाती है। देखो 100% सही कोई सा भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे ही हमें पता चलती है, अगली बार के छपते से पहले हम उसको करेक्ट करवा देते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है। हाँ, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ श्री महावीर जी जैन, लक्ष्य बुक के लेखक या इनके डायरेक्टर्स। नमस्कार।